जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों बाद हमने आज क्लास स्टार्ट की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी में। तो आज से हम बहुत सारे साइंस के बहुत नए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करेंगे। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक क्या है? ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक क्या है? व्हाट इज द रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट? व्हाट इज द रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट? तो इसका जो परावर्तक होता है वो क्या होता है? तो इसका परावर्तक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसका जो परावर्तक होता है क्या होता है? वो अवतल दर्पण। आंसर क्या आएगा इसका? अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। ठीक है, सर्च लाइट, जैसे कि आपने देखा होगा ना, सर्च करते हैं हम अंधेरे में कुछ, तो उसका जो परावर्तक होता है, उसका जो कांच होता है, वो किस दर्पण का बना होता है? तो वो अवतल दर्पण का बना होता है, कनकेव मिरर का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, तो जो गैस निकलती है उस गैस का नाम है आयोडीन। आयोडीन गैस निकलती है, आयोडीन। ठीक है, पानी को जब ब्लीचिंग पाउडर में हम मिलाते हैं तो कौन सी गैस, सॉरी आयोडीन नहीं, सॉरी क्लोरीन आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? क्लोरीन आएगा। आयोडीन जो होता है वो तो एक एलिमेंट होता है, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्लोरीन आएगा, क्लोरीन। क्लोरीन गैस निकलती है जब भी पानी को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाया जाता है, तो आयोडीन गैस नहीं होता है, आयोडीन एक एलिमेंट होता है। ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन गैस आंसर आएगा क्लोरीन। ठीक है, जब पानी को ब्लीचिंग पाउडर में निकालते हैं तो बहुत तीखी सी गंध आती है, वो किसकी होती है? वो क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? विच रिएक्शन रिमोसेस हाईली रिएक्टिव मेटल्स? किन अभिक्रिया द्वारा होता है? तो वो उस अभिक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया के द्वारा ही उच्च प्रतिक्रिया वाला लाइसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया के द्वारा ही उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का क्या होता है? निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जाता है? विच मेटल कैन बी कट इजीली विथ नाइफ? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या है? देखो, दो धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, एक तो सोडियम और दूसरी पोटेशियम। अगर आपसे इसी तरीके से पूछे कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु वेरियस रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती है, तो वो पोटेशियम होती है, और सेकंड नंबर पे आपका सोडियम आएगा। लेकिन अगर आसानी से चाकू से काटने वाली अगर मेटल पूछते हैं तो पहले नंबर पे सोडियम आएगी और दूसरे नंबर पर क्या आएगा? पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? सोडियम। अगर सोडियम ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगाएंगे उसका? पोटेशियम। सोडियम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में सोडियम नहीं मिलता है तो आप क्या लगाएंगे? पोटेशियम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुकुरमुत्ता एक है, मशरूम इज अ, क्या होता है कुकुरमुत्ता? बताइए।
कुरमुत्ता या मशरूम जिसकी सब्जी भी बनाई जा सकती है, कुरमुत्ता क्या होता है बताइए, क्या होता है? सेप्रोट्रोप होता है, सेप्रोट्रोप, सेप्रोट्रोप, ठीक है। सेप्रोट्रोक होता है कुरमुत्ता, देखा होगा ना आपने, इस तरीके से वो बारिश के समय में इस तरीके से वो पेड़, जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, कटी हुई लकड़ियां होती हैं, उनके आसपास इस तरीके उग जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसको द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? विच इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो वो होता है संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, संवेग, ठीक है। संवेग को ही व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के आधार पर, इम्पल्स, इम्पल्स कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, NH4 होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी एटम्स आर इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा, इसमें कितने परमाणु होते हैं? इसमें 15 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 15। जोड़ लीजिए आप चाहे तो, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। आप इसमें से इसको देखें, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, उस हिसाब से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, उस आधार पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है ऑक्टेक्स वर्गीकरण। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम होता है, उस अष्टक नियम में जो अंतिम तत्व होता है उसे क्या कहा जाता है, या कौन सा होता है वो? तो वो होता है आपका, न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व जो होता है वो होता है थोरियम। थोरियम इसका अंतिम तत्व है। थोरियम क्या होता है इसका? थोरियम। थोरियम न्यूलैंड के अष्टक नियम में, न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल में, मतलब जो न्यूलैंड की अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसमें इसने 8-8 के समूह में तत्वों को विभाजित किया गया था, और पहला तत्व जो था वो था लिथियम, और अंतिम जो था वो था थोरियम, ठीक है। तो इन्होंने 8-8 के समूह में व्यवस्थित किया था, लेकिन ये थोरियम के बाद ही ये फ्लॉप हो गया, क्योंकि बाकी के जो 8 एलिमेंट थे उनके कुछ गुण मिल नहीं पा रहे थे आपस में, इसीलिए ये यहीं पर स्टॉप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का ये एसआई यूनिट पूछी गई है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज क्या होती है? ओम होती है, ठीक है। प्रतिरोध को ओम में मेजर किया जाता है, इसीलिए इसका ओम होती है इसकी एसआई इकाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि, आपका परावर्तन आपसे छोटा है, मतलब कि आप आईने में देख रहे हो, किसी दर्पण में देख रहे हो, और सामने आपका जो आकार है वो छोटा दिखाई दे रहा है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है। इफ यू लुक इन अ मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार से छोटा दिखाई देता है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? ठीक है, जब हम देखते हैं कि कुछ ऑयली चीज़ें होती है, जैसे चिप्स वगैरह आप अगर तल कर रखते हैं तो उसमें कुछ दिनों के बाद में स्मेल आने लग जाती है। वो स्मेल होती है, वो किस, उसका आने का कारण क्या होता है? तो उसमें जो उसके आने का कारण होता है, स्मेल आने का कारण होता है वो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण, ठीक है। इसका जो रीज़न होता है वो क्या है? ऑक्सीकरण है। जब
वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है आपको, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। ओके, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ रेंजिडिटी इन फूड्स ड्यू टू फैट एंड ऑयल्स इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थायरोक्सिन को संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन मतलब कि आपकी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है ये। रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन इज, ठीक है, आपके जो थायरोक्सिन क्या एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्रंथि का सिक्रेशन होता है, इसका स्त्रावण होता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए जिम्मेदार होता है आपका आयोडीन। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आयोडीन। आयोडीन जो है थायराइड ग्रंथि के संश्लेषण में या थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है, आयोडीन। ठीक है, थेसिस ऑफ थायरोक्सिन इज आयोडीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा, देखा होगा आपने कोई भी तना है पतला सा, जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा जब लगाते हैं तो तना बिल्कुल पतला सा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी ग्रोथ होती जाती है, उसकी वृद्धि होती जाती है, तो नीचे से तना भी मोटा होता जाता है। तो उसकी वृद्धि के लिए और उसके मोटाई के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है ऊतक? कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो उसका कारण है पार्श्व उज्जितक ऊतक। पार्श्व विभोज्जितक ऊतक। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? What causes the growth of plant stem और रूट टू ग्रो? ना, किस वो आपसे ऊतक का नाम पूछा गया कि किस ऊतक के कारण पौधे की लंबाई भी बढ़ती है और साथ में उसके तने की मोटाई भी बढ़ती है। तो वो कौन सा है? पार्श्व विभोज्जितक ऊतक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पार्श्व विभोज्जितक ऊतक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लाज्मोडियम किस विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम पता होगा शायद आप लोगों को, मलेरिया के लिए जो जिम्मेदार होता है कौन सा होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है उसमें तो प्लाज्मोडियम बनता है, वो किसके विखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है? प्लाज्मोडियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच फीजन इज, वो जो होता है वो बहुविखंडन के द्वारा होता है। इसके द्वारा, बहुखंडन के द्वारा, मल्टी फीजन के थ्रू प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, देखा ही होगा कि जो गंदगी होती है, गंदगी के आसपास बहुत सारे मच्छर दिखाई देते हैं आपको, किसके कारण होता है? वो बहुविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। बहुत बारीक बारीक से, बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, एक मच्छर से बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, तो कहा जाता है बहुविखंडन, मल्टी फीजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यकृत मनुष्यों में कौन सी ग्रंथि नहीं है? यकृत, देखिए हमारे शरीर में जनरली, सामान्यतः अगर आप एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखें तो दो प्रकार की ग्रंथि होती है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट कौन सी होती है? अंतःस्त्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, लेकिन एक मिक्स्ड ग्लैंड भी होती है, इसका नाम है अग्नाशयी ग्रंथि, या जिसको कहा जाता है पैनक्रिएटिक ग्लैंड। ठीक है, पैनक्रिएटिक ग्लैंड। तो यकृत जो होता है वो किस प्रकार की ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है? अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी, या क्या बोल सकते हैं हम, मिश्रित ग्रंथि। किस प्रकार की ग्रंथि नहीं है? तो ये जो है आपका यकृत जो है ये एक प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, ठीक है, ये एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है किसका स्त्रावण करती है? तो वो हार्मोन का स्त्रावण करती है, लेकिन यकृत से किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं निकलता है। यकृत से क्या निकलता है? यकृत से निकलता है रस। ठीक है, पैनक्रिएटिक
कौन सा रस निकलता है यहाँ से? पित्त रस निकलता है। बाइल जूस का स्त्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। पित्त रस का स्त्रावण होता है मतलब बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। कहाँ से? आपके यकृत से। और जो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, बहिस्त्रावी ग्रंथि से एंजाइम बनते हैं और साथ में रसों का स्त्रावण होता है। इसीलिए अब यहाँ पर रस का स्त्रावण हो रहा है, तो ये किस प्रकार की ग्रंथि हो गई? ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्त्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, यह एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किस ऊर्जा का रूप नहीं होती है? साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किस ऊर्जा का रूप नहीं होती है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, आपसे ऊर्जा नहीं है, किस ऊर्जा का रूप नहीं है, ये पूछा गया। तो देखिए, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम गतिज ऊर्जा कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हैं तो हम गतिज ऊर्जा कर रहे हैं। हम उसके ऊपर बैठे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, और साथ में हम अपने पैर हिला रहे हैं, हाथ से हमने ऐसे पकड़ा है और हम अपने पैर हिला रहे हैं, मतलब इसमें यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी भी है। कौन सी ऊर्जा नहीं है इसमें? कोई केमिकल एनर्जी नहीं, मतलब कि कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं है इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। ठीक है, क्या हम साइकिल चलाने में कोई केमिकल यूज करते हैं क्या? कोई केमिकल वाली चीजें खा पी रहे? नहीं। तो इसमें क्या आएगा? रासायनिक ऊर्जा इसमें नहीं होती है, केमिकल एनर्जी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कस्क्यूटा एक के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। हाउ डज कस्क्यूटा गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट? कस्क्यूटा, कस्क्यूटा क्या होता है बताइए? कस्क्यूटा एक किसके रूप में होता है बताइए? मस्क्यूटा जो होता है एक परजीवी होता है। ठीक है, परजीवी होता है जो पौधे से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। मस्क्यूटा पैरासाइट। मस्क्यूटा क्या है? एक परजीवी है। एक परजीवी होता है जो पौधे से, पौधे में जो भी रस वगैरह होते हैं, फूल वगैरह होते हैं, उसमें रस चूस लेता है वो और अपने शरीर को न्यूट्रिशन दे देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडप फूल के, अंडप यानी कि जो कार्पल होता है वो फूल के किस जगह में मौजूद होता है? कहाँ पर पाया जाता है कार्पल? एकदम सेंटर में पाया जाता है, यानी कि केंद्र में पाया जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द एग प्रेजेंट? इज इन सेंटर। सेंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा है। प्रोपेन, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज। प्रोपेन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C3H8। ठीक है, C3H8 इसका आणविक सूत्र होता है किसका? प्रोपेन का। और ऑक्टेन का क्या होता है? ऑक्टेन का, ऑक्टेन का आप मुझे टाइप करके बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम होती है।
तो आज की ये 20 क्वेश्चंस थे। आज हम केवल 20 क्वेश्चंस लेकर आए थे, लेकिन कल की क्लास में हम मिनिमम 50 क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एमपी पुलिस वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और आपको पता ही होंगे कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, साइंस। तो आपके साइंस के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन नया ही क्वेश्चन रहेगा जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।